हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद सर स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 का जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इसके दूसरे अध्याय का जो क्वेश्चन आंसर है, वस्तुनिष्ठ हो या लघुतरीय प्रश्न हो, इसको आज पढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे इसका आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न से पहला प्रश्न है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ख 25,494 रुपया। कितना? 25,494 रुपये। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो कहा जाता है कब से कब तक का। तो इसका राइट आंसर जो लोग ग मार रहे हैं, ग 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो वो सही होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 साल का होता है। 1 अप्रैल से चालू होगा, मई जून जुलाई अगस्त लेकर आएगा अगला साल में 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा घ गोवा का। किस राज्य का? गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है सर्वाधिक है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा क बिहार के जो पटना जिला है इसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक सबसे अधिक है। ठीक। पांचवा है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है क्या। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। क है सहज, ख है वैज्ञानिक, ग है व्यवहारिक, घ है उपयुक्त तीनों। तो सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। इसका आंसर राइट होगा घ सभी। ठीक। अब आइए खाली स्थान जो है उसको जान लेते हैं, भर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि बिहार की डैश प्रतिशत, बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। तो इसका आंसर होगा 41.1%। 41.1% आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे है। गरीबी रेखा है बीपीएल के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे है। दूसरा है उत्पादन आय एवं डैश एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। तो उत्पादन आय एवं व्यय, उत्पादन आय एवं व्यय, इसका आंसर होगा व्यय। उत्पादन आय एवं व्यय एक त्रिचक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है। तो प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा? वृद्धि होगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा। चौथा है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से डैश की क्रिया पूरी होती है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से डैश की क्रिया पूरी होती है। तो आंसर होगा आर्थिक विकास की क्रिया जो है वो पूरी होती है। आर्थिक विकास की क्रिया पूरी होती है। अब क्वेश्चन 5 नंबर का रहा है कि बिहार में वर्ष 2008-9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत हो गया। बिहार में 2008-9 के बीच हमने बताया था कि जो बढ़कर हो गया 11.03%। कितना हो गया? 11 निगेटिव था, माइनस में था, लेकिन 2008-9 में पॉजिटिव में हो गया, प्लस में कितना हो गया? 11.03%। ठीक है। चलिए अब आइए कह रहा है सही एवं गलत कथन की पहचान कर। इसमें सही गलत काटना है। ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है।
राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय या अवधि में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। तो यह जो क्वेश्चन है राइट है, सही है। दूसरा है उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करती है। तो ये गलत है, क्योंकि उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करती है। यहाँ पे दिया है नहीं करती, तो यह कथन गलत है। तीसरा कह रहा है भारत की प्रति व्यक्ति जो आय है, भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। ये भी गलत है, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक नहीं है। अमेरिका से अधिक होगा नहीं, तो ये भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका से कह रहा है कि अधिक है, नहीं, गलत है। चौथा क्वेश्चन का दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1968 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। ये बात सही है, यह बात जो है बिल्कुल सही है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1968 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया थी। ठीक है, किस पुस्तक में थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। पांचवा, बिहार की प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है सर्वाधिक है। तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, बात यह सही है। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है संक्षिप्त रूप को पूरा करें, संक्षिप्त रूप को पूरा करें। तो सबसे पहला है जीडीपी। क्या है? जीडीपी। देखिएगा, सबसे पहले क्या है? जीडीपी है, जीडीपी। तो जीडीपी को पूरा करना है, फुल फॉर्म लिखना है, क्या होगा? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट। इसका हिंदी होगा सकल घरेलू उत्पाद। ठीक। दूसरा है कि पीसीआई, बुक में देखते रहिएगा आप लोग। दूसरा है पीसीआई। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? पर कैपिटा इनकम। पी से पर, सी से कैपिटा, आई से इनकम। इसका हिंदी होगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक। तीसरा है एनएसएसओ। एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एन से नेशनल, एस से सैंपल, एस से सर्वे, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी होगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक। अगला है सीएसओ। सीएसओ का हम बार बार बताए हैं, सीएसओ क्या है? सीएसओ एक संस्था है भारत की आय की गणना करने वाली। तो सीएसओ का फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सी से सेंट्रल, एस से स्टैटिस्टिकल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक। अगला है जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो जीएनपी का फुल फॉर्म होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जी से ग्रॉस, एन से नेशनल, पी से प्रोडक्ट। कुल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको कह सकते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक। अगला है एनएनपी। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एन से नेट, एन से नेशनल और पी से प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका हिंदी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला है एनआई। एनआई का फुल फॉर्म क्या होगा? एन से नेशनल, आई से इनकम। नेशनल इनकम। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इनकम मतलब आय, राष्ट्रीय आय। ठीक। अगला है ईडीआई। ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ईडीआई का फुल फॉर्म होगा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसे इकोनॉमिक्स, डी से डेवलपमेंट, ऑफ, आई से इंडिया। भारत का आर्थिक विकास। भारत का आर्थिक विकास। ये 8 गो बुक में है, और बाकी ये जो है ये एक्स्ट्रा है मेरे तरफ से। बुक में 8 गो दिया हुआ है, देख लीजिएगा। 9वां कह रहा है 9 नंबर में एनडीसी का फुल फॉर्म। एनडीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? एनडीसी का विस्तारित रूप एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंट, सी से काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में, 6 अगस्त 1952 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। ठीक है, आगे सुनिएगा।
आगे है HDR। HDR का फुल फॉर्म होगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। H से ह्यूमन, D से डेवलपमेंट, R से रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। ह्यूमन मतलब मानव, डेवलपमेंट मतलब विकास, रिपोर्ट मतलब। 11 नंबर कह रहा है HDI का फुल फॉर्म क्या होगा। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ठीक। 12 नंबर UNDP का फुल फॉर्म क्या होगा। UNDP बार बार हम बताएं, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, N से नेशन, D से डेवलपमेंट और P से प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूनाइटेड मतलब संयुक्त, नेशन मतलब राष्ट्र, डेवलपमेंट विकास, और प्रोग्राम मतलब जानते हैं कार्यक्रम होता है। 13 नंबर है ATM का फुल फॉर्म क्या होगा। ATM का होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है। अगला है 14 नंबर। ATM सब लोग जानते हैं, ATM बैंकों में होता है ATM कार्ड, और ATM मशीन होता है जो लगा होता है एक रूम में, उसमें से जाकर ATM कार्ड डाल के पैसा निकाला जाता है। 14 नंबर APL क्या है। APL का फुल फॉर्म, तो APL है एबव पॉवर्टी लाइन। ए से एबव, P से पॉवर्टी, L से लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर। एबव मतलब होता है ऊपर, और पॉवर्टी मतलब गरीबी, आ लाइन मतलब रेखा, गरीबी रेखा से ऊपर। ठीक है। BPL, ये BPL क्या है, तो BPL का फुल फॉर्म होगा बिलो पॉवर्टी लाइन। BPL का फुल फॉर्म बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। BPL गरीबी रेखा से नीचे। ठीक है। ये था आपका संक्षिप्त रूप इस सब का। अब आइए क्वेश्चन आंसर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, संक्षिप्त रूप भी हो गया, सही गलत भी हो गया। अब क्वेश्चन आंसर आपका है, पहला ही क्वेश्चन है, आय से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो हमने आपको आय के बारे में बहुत बार बताया, आय से क्या समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आय से क्या समझते हैं, इसका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, लिखना होगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। आय तो किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के बाद किसी व्यक्ति को जो मजदूरी मिलता है, वह मजदूरी इस व्यक्ति की आय कहलाता है। आय किसे कहते हैं, या आय से आप क्या समझते हैं, या आय क्या है। तो किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के बाद किसी व्यक्ति को जो मजदूरी मिलता है, वह मजदूरी जो है क्या कहलाता है, वह मजदूरी जो है उस व्यक्ति का आय कहलाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद से क्या समझते हैं, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, या सकल घरेलू उत्पाद क्या है। सेम क्वेश्चन। तो सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश में किसी दिए हुए वर्ष में यानी एक साल में वस्तुओं एवं सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, एक वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। GDP कहते हैं, उसी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। तीसरा है क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय क्या है, या प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, या प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए इसका आंसर होगा कि प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, या भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है। किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है। अब है चौथा क्वेश्चन,
भारत में सर्वप्रथम या सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई? ठीक है, यहाँ प्रति व्यक्ति आय का एक फॉर्मूला होगा, उसको भी आप लिख लीजिएगा नीचे, परिभाषा के नीचे। प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। परिभाषा के नीचे प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। अब अगला क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना सन 1968 ईस्वी में, सन 1968 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना सन 1968 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उल्लेख किया था, क्या किया था कि भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया है। कितना है? 20 रुपया है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? तो इसका आंसर होगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, पोस्ट में CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, के द्वारा होती है। और इस संस्था की स्थापना 1954 ईस्वी के बाद केंद्रीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय का संकलन करने के लिए किया गया। इस संस्था की स्थापना 1954 ईस्वी के बाद केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय के संकलन करने के लिए किया गया था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें, बता चुके हैं हम, सुन लीजिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाइयाँ होती है। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाइयाँ होती है। जैसे पहला नंबर में आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि आंकड़े सही नहीं होते हैं तो देश का विकास की सही स्थिति प्राप्त नहीं होती है। कह रहा है आंसर में पहला नंबर में आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयाँ होती है। क्यों होती है? क्योंकि आंकड़े सही नहीं होते हैं तो देश के विकास की सही स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती। दूसरा है, इसी में दूसरा कठिनाई क्या है? दोहरी गणना की आशंका रहती है। इसका कारण यह है कि एक ही आय को 2 बार जोड़ लेने की आशंका बनी रहती है। ठीक है, तीसरा कठिनाई क्या है? मूल्य को मापने में कठिनाई भी होती है। किसी भी उत्पाद का मूल्य कितना हो यह निश्चित करना कठिन होता है। मूल्य को मापने में कठिनाई भी होती है। तो इसके आगे किसी भी उत्पाद का मूल्य कितना हो यह निश्चित करना कठिन होता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है इसका 7 नंबर, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है? तो आय का गरीबी के साथ उल्टा संबंध है। आंसर होगा आय का गरीबी के साथ उल्टा संबंध है। अगर किसी व्यक्ति की आय बहुत अधिक होती है, इसी में अगर किसी व्यक्ति की आय बहुत अधिक होती है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं होता, परंतु अगर किसी व्यक्ति की आय बहुत कम होती है तो वह व्यक्ति गरीब होता है। उल्टा संबंध है, हुआ कि नहीं? अर्थात पैराग्राफ चेंज करके लिखना हुआ तो अर्थात जितनी ज़्यादा आय उतना कम गरीबी, और जितनी कम आय उतना अधिक गरीबी। जितनी ज़्यादा आय उतना कम गरीबी, जितनी ज़्यादा आय होता है उतना कम गरीबी होती है, और जितनी कम आय होती है उतना अधिक
गरीबी होता है। यही कारण है कि आय और गरीबी के बीच उल्टा संबंध है। ठीक है, ये था आपका 7 गो लघु उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कह रहा है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में थोड़ा बड़ा सुन लीजिए। कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर में कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। ये पूछ रहा है कब किया, यही ना, 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। और इस समिति का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना था। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना था। उसके बाद राष्ट्रीय आय समिति ने अपना पहला रिपोर्ट जो है 1951 ईस्वी में प्रस्तुत किया। और इसमें क्या किया, सन 1948 और 1949 ईस्वी के लिए देश की कुल आय कितना बताया, 8,650 करोड़ रुपया, 8,650 करोड़ रुपया बताई। इस आकलन में भारत में प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपया थी। और सन 1954 ईस्वी में सरकार ने राष्ट्रीय आय के आकलन के संकलन का भार किसको दे दिया, CSO को, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के जिम्मे लगा दिया। और इस संगठन की भी भारत सरकार ने ही स्थापना की थी। और यह संगठन अब नियमित रूप से प्रत्येक आर्थिक वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। ये था इसका आंसर। ठीक है, अब आगे एक राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे और इसकी गणना की मुख्य विधि कौन सी है। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिख देना है और गणना की मुख्य विधियाँ जो है बताए थे हम, इसकी गणना की विधियाँ उसको लिख देना है। ठीक है, उसमें बताए थे उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, ये सब गणना विधि बताए थे। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखकर गणना विधि के बारे में लिख देना है। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इधर कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर लिखना है तो उसका परिभाषा लिखना है। प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा और राष्ट्रीय आय का परिभाषा लिख दीजिएगा तो अंतर पता चल जाएगा कि क्या अंतर है। ठीक है, फिर 4 नंबर की राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह लाभदायक है। तो उसको लिख देना है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए पीछे बताए किस तरह लाभदायक होगा। और विकास में और प्रति व्यक्ति आय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। विकास और प्रति व्यक्ति आय में संक्षिप्त उसके बारे में टिप्पणी लिखना है हमका, उसके बारे में लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, वर्णन करें। क्या प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, इसका वर्णन कर रहा है कि प्रभावित करती है कि ना। तो सही रियल है कि प्रभावित करती है, कैसे कैसे प्रभावित करती है इसके बारे में वर्णन करके लिख देना है। ठीक है, ये था दूसरा अध्याय का कुछ क्वेश्चन आंसर, वस्तुनिष्ठ एवं लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय एवं जो फुल फॉर्म था वो सब। ये दूसरा अध्याय। अब दूसरा अध्याय भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था, इसमें दूसरा अध्याय जो था राष्ट्र एवं राष्ट्र की आय, इस दूसरा अध्याय को हम पूरा कर चुके, क्वेश्चन आंसर ही पूरा कर चुके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और हमको दीजिए अब इजाज़त। अगले वीडियो में अगला अध्याय लेकर आएंगे। धन्यवाद।